हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 18 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हियर द फर्स्ट न्यूज़ इज डेज आफ्टर ऑर्डिनेंस ईडी चीफ गेट्स अ ईयर्स एक्सटेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए गए हैं। तो एक से सीवीसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। सीवीसी एक्ट जो है वो गवर्न करता है अपॉइंटमेंट इन द टेन्योर ऑफ द ईडी डायरेक्टर, और यहाँ पर दूसरा डीएसपीई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, जो कि गवर्न करता है सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर। तो बेसिकली अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर ये बोल दिया गया है जो ईडी के डायरेक्टर और जो यहाँ पर सीबीआई का डायरेक्टर है उनका टेन्योर 5 साल का हो सकता है इफ़ द गवर्नमेंट डिजायर्स। तो अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो 2 साल का टेन्योर है, लेकिन बार बार एक्सटेंशन देके जो टेन्योर है ये 5 साल का किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर जो ईडी के चीफ थे उनको वापस से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ऑर्डर किसने इशू किया? तो ऑर्डर इशूड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो आपको एक बात और पता चल गई, जो ईडी आता है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। इनिशियली ईडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था, लेकिन बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो एन ऑर्डर इशूड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेट द प्रेसिडेंट हैज एक्सटेंडेड मिश्रास टेन्योर अप टू नवंबर 18, 2022। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। बाकी यहाँ पर सीवीसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, और यहाँ पर डीएसपी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। और सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 5 साल का हो सकता है इफ़ द गवर्नमेंट डिजायर्स। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर असर रिपोर्ट आई है जो कि प्रथम एनजीओ निकालता है। अब क्या क्या बातें पता चली एसर रिपोर्ट से? तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे जो कि यहाँ पर प्रथम एनजीओ निकालता है। तो पहली बात ये पता चली है जो चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का एनरोलमेंट है वो बढ़ा है। तो एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ लीप्ड फ्रॉम 65.8% टू 70.3%। तो लगभग 5% जो एनरोलमेंट है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बढ़ गया है। दूसरी बात, द एनरोलमेंट इन प्राइवेट स्कूल्स हैज़ डिप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट है वो पहली बार डिप हुआ है फ्रॉम 28.8% इन 2020 टू 24.4%। तो हमें पहली बात ये पता चली कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा है, और दूसरी बात प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट कम हुआ है। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स दो रिमेन्स द सेम एज लास्ट ईयर। और जो बच्चे जो कहीं भी एनरोल नहीं हुए, ना कि गवर्नमेंट स्कूल में ना कि प्राइवेट स्कूल में, तो वो 4.6% जो परसेंटेज है वो बेसिकली स्टैगनेंट ही है। जो ट्यूशन क्लासेस में बच्चे हैं उनकी डिपेंडेंस बढ़ी है। तो द ट्रेंड ऑफ मोर स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन ट्यूशन क्लासेस विच केम अप इन द 2020 एसर सर्वे एज वेल। और 32.5% जो बच्चे ट्यूशन्स ले रहे थे वो अब 39.2% है जो कि यहाँ पर ट्यूशन्स लेने लगे हैं। और भी इसमें कुछ फाइंडिंग्स है वो भी हम देखते हैं। मोर देन अ क्वार्टर, तो लगभग 26.1% बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे तो स्मार्टफोन्स है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली उनके पेरेंट्स के पास रहता होगा। तो मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द चिल्ड्रन विद स्मार्टफोन्स एट होम डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिवाइसेस। इसके अलावा यंगर चिल्ड्रन में ये जो एक्सेसिबिलिटी है और ज़्यादा कम है। तो इन यंगर चिल्ड्रन द नंबर इज़ 40%। तो 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे स्मार्टफोन्स तो है बट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिवाइसेस। अब फैमिलीज़ ने ऐसा क्यों किया होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल से जो प्राइवेट स्कूल से एनरोलमेंट यहाँ पर कम होकर गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ गया है? पहली बात तो ये, फैमिलीज हैव सफर्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के दौरान यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ हुआ, इनकम्स कम हुई होंगी। दूसरी बात, कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है वो शट भी हो गए। माइग्रेंट फैमिलीज अपने विलेजेस में वापस चली गई, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें इनरोलमेंट कम हुआ है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें इनरोलमेंट बढ़ा है। हाउएवर अमंग द स्टेट्स, लेकिन हम स्टेट्स में देखें तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ा है वो हर स्टेट में वेरी कर रहा है। यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स हैं और जो लार्ज नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर ये देखा गया कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा है। इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट रोज बाई 13 परसेंटेज पॉइंट्स विद केरला क्लोज बिहाइंड 12। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो वहाँ पर परसेंटेज फॉल हुआ है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट कम हुआ है। तो इन कॉन्ट्रास्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक नागालैंड एंड मणिपुर गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट फेल बाई 11 परसेंटेज पॉइंट्स। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड ऑल्सो रजिस्टर्ड अ डिप इन गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चल रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है वो सिर्फ लार्ज नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स का ही बढ़ा है। यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स का यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट नहीं बढ़ा है। सिग्निफिकेंटली द लार्जेस्ट इंक्रीजेज इन चिल्ड्रन टेकिंग ट्यूशन। अब मैंने ये बताया कि जो बच्चे ट्यूशन्स ले रहे हैं उनकी परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन बेसिकली वो उस क्राइटेरिया में बढ़ी है जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है। टेकिंग पेरेंटल एजुकेशन एज अ प्रॉक्सी फॉर इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पर जो ट्यूशन्स बढ़ाई गई हैं, जो बच्चे ज़्यादा ट्यूशन्स ले रहे हैं वो ऐसा देखा गया है जिनके पेरेंट्स लो एजुकेशन कैटेगरी में फॉल होते हैं उनके बच्चे ये यहाँ पर ट्यूशन्स ले रहे हैं। तो सिग्निफिकेंटली द लार्जेस्ट इंक्रीज इन चिल्ड्रन टेकिंग ट्यूशन्स आर अमंग डिसएडवांटेज हाउस होल्ड्स। द रिपोर्ट क्लासीफाई फैमिलीज। अब यहाँ पर
कौन से पेरेंट्स को लो एजुकेशन कैटेगरी में बोला गया है और कौन से पेरेंट्स को यहाँ पर हाई एजुकेशन कैटेगरी में बोला गया है। तो जिन पेरेंट्स के पास एजुकेशन क्लास 5 या उससे कम की है तो उनको लो एजुकेशन कैटेगरी में यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। पेरेंट्स हु हैव क्लियर्ड एटलीस्ट क्लास 9 आर इन हाई एजुकेशन कैटेगरी। इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस तो यहाँ पर डिजिटल हैव और डिजिटल हैव नॉट्स भी देखने को मिला है। यहाँ पर 26.1% ऐसे हैं जिनके घर पे तो स्मार्टफोन्स है बट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू वन। तो आई होप आपको समझ आ गया असर रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। आगे चलते हैं। अब पाकिस्तान ने एक बिल पास किया। तो पाकिस्तान पार्लियामेंट ऑन वेंसडे पास द बिल टू प्रोवाइड द राइट ऑफ रिव्यू कि यहाँ पर जो कुलभूषण जाधव को यहाँ पर इन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है उसका रिव्यू होगा और रिकंसिडरेशन होगा। A joint sitting of the Senate and the National Assembly passed a set of laws, including one to enable Jadhav to appeal against his conviction। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि काउंसलर एक्सेस देने की ज़रूरत है, तो उसी के ही तहत यहाँ पर चलते हुए इन्होंने एक बिल पास किया है कि यहाँ पर हम वापस से रिव्यू करेंगे और रिकन्सिडरेशन करेंगे जो कि यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया है। पर इंडिया का ये कहना है जो बिल है वो पूरी तरीके से एक इफेक्टिव रिव्यू नहीं फैसिलिटेट करता है, क्योंकि इट इन्वाइट्स म्यूनिसिपल कोर्ट्स इन पाकिस्तान टू डिसाइड। तो यहाँ पर पाकिस्तान की म्यूनिसिपल कोर्ट डिसाइड करेगी कि कोई प्रेजुडिस हुआ था या नहीं हुआ था, टू डिसाइड वेदर और नॉट एनी प्रेजुडिस हैज़ बीन कॉज टू श्री जाधव ऑन अकाउंट ऑफ द फेलियर टू प्रोवाइड काउंसलर एक्सेस। तो यहाँ पर काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड की गई थी नहीं की गई थी उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान की म्यूनिसिपल कोर्ट डिसाइड करेगी। तो दिस इज क्लियरली अ ब्रीच ऑफ द बेसिक टेनेट। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि आपने काउंसलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड की थी एंड यू हैव टू प्रोवाइड काउंसलर एक्सेस। अब उस बात को म्यूनिसिपल कोर्ट देखेगी तो कोई म्यूनिसिपल कोर्ट अपील बॉडी थोड़े ना आईसीजे की। तो दिस इज clearly a breach of the basic tenet that municipal courts can't be the arbiter of whether a state has fulfilled its obligations under international law. Not only this, it further invites a municipal court to sit and appeal as if it were over a judgment of the ICJ। तो यहाँ पर जो ICJ ने जजमेंट दिया उसकी आप अपील थोड़ी बैठा रहे हो यहाँ पर कि म्यूनिसिपल कोर्ट डिसाइड करेगा। इंडिया ने आईसीजे को अप्रोच किया था अगेंस्ट पाकिस्तान कि यहाँ पर जो जाधव हैं उनको काउंसलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड की गई थी और डेथ सेंटेंस को भी चैलेंज किया था हमने। फिर आईसीजे ने बोला था पाकिस्तान को कि आपको यहाँ पर काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जुलाई 17, 2019 द आईसीजे रूल दैट पाकिस्तान वाज ऑब्लाइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉज टू प्रोवाइड बाय मीन्स ऑफ इट्स ओन चूजिंग इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन। फिर यहाँ पर पाकिस्तान ने हमसे बोला कि आप लॉयर यहाँ पर अपॉइंट कर दो, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम अगर कोई भी लॉयर अपॉइंट करेंगे तो वो इंडियन लॉयर ही होना चाहिए। तो इंडिया टू नॉमिनेट अ लॉयर फ्रॉम पाकिस्तान फॉर जाधव। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना आप यहाँ पर लॉयर अपॉइंट करो, लेकिन वो लॉयर पाकिस्तान से ही होना चाहिए। लेकिन न्यू दिल्ली ने बोला कि हम अपॉइंट करेंगे लेकिन वो जो लॉयर होगा वो इंडियन लॉयर ही होगा, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी लॉयर यहाँ पर अपॉइंट नहीं हुआ है। आगे हम चलते हैं। अब लखीमपुर खीरी का जो केस है अब उनको कौन देखेगा। तो द सुप्रीम कोर्ट वेंसडे अपॉइंटेड रिटायर्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज जस्टिस राकेश कुमार जैन टू मॉनिटर द प्रोब इन द लखीमपुर खीरी इंसिडेंट। तो जो भी प्रोब होगी उसको मॉनिटर करेंगे जस्टिस राकेश कुमार जैन। अगर आप यूपी से आते हैं तो कभी यूपी पीसेस में पूछ लिया जाएगा, वरना तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। A focus on tribal left-wing extremism hit areas as cabinet okays rural connectivity boost. The cabinet Wednesday approved and extended schemes to improve road and telecom connectivity in villages। तो जो villages यहाँ पर affected है और by the left wing extremism या वहाँ पर tribal region ज़्यादा है तो वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 1 और 2 जो है उसका कंटिन्यूएशन कर दिया गया है और यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ पर जो ट्राइबल रीजन्स है और यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वहाँ पर ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। आगे चलते हैं। एज वेट गेट्स लॉन्गर फॉर ट्रिपल पी फंड्स। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर रेलवेज़ के लिए यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल से यहाँ पर डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ पर फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आगे आया ही नहीं। तो रेलवेज हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ फाइनेंशियल मॉडल टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि स्टेशन को यहाँ पर रीडेवलप किया जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप नहीं हो पाई। तो अब गवर्नमेंट आगे चल रही है विद डायरेक्ट फंडिंग। तो यहाँ पर डायरेक्ट फंडिंग से ही यहाँ पर सब कुछ रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो विद डायरेक्ट फंडिंग देयर वर एप्रीहेंशंस अराउंड बोरोइंग फंड्स। अब यहाँ पर जब डायरेक्ट फंडिंग की जाती है तो पहले गवर्नमेंट को फंड्स को बोरो करना पड़ता है मार्केट से, फिर बाद में रीपे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही थी कि ट्रिपल पी मॉडल में यहाँ पर स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आया ही नहीं है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को तो बेसिकली स्टेप फॉरवर्ड करके यहाँ पर रीडेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक यूज़र डेवलपमेंट फ़ी कलेक्ट की जाएगी, तो यहाँ पर है एक ऐसी चांस कि जो भी यहाँ पर कॉस्ट लगेगी वो रिकवर हो जाएगी। तो रेलवेज हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ फाइनेंशियल मॉडल टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स फॉर गेटिंग स्टेशंस रीडेवलप्ड विदाउट मच सक्सेस। विद डायरेक्ट फंडिंग देयर वर एप्रीहेंशंस अराउंड बोरोइंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर डर था कि अगर हम डायरेक्ट फंडिंग करेंगे, मार्केट से फंड बोरो करेंगे,
पे करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन यहाँ पर एक यूज़र डेवलपमेंट फ़ी वाली बात है जिससे यहाँ पर कॉस्ट है जो रिकवर हो जाएगी। टू स्पीड अप द रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट अब बेसिकली आगे बढ़ रही है डायरेक्ट फंडिंग ऑफ द वर्क्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कैपिटल नहीं आया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात की है कि यूज़र डेवलपमेंट फ़ी कलेक्ट की जाएगी। तो यूज़र डेवलपमेंट फ़ी जैसे बेसिकली एयरपोर्ट्स पे कलेक्ट की जाती है कि टिकट ही थोड़ा महंगा कर दिया जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। तो यूज़र डेवलपमेंट फ़ी वुड बी लेवाइड थ्रू टिकट्स ऑन द रीडेवलप्ड स्टेशंस लाइक एयरपोर्ट्स। तो थिंकिंग विद इन द एस्टैब्लिशमेंट इज दैट दिस फी विल मेक द मॉडल फाइनेंशियली वाइबल फॉर द नेशनल ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर जो फ़ी होगी इससे जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। जो पहला रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन है पीपीपी मॉडल पे वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और ये भोपाल में। तो पहला रीडेवलप्ड स्टेशन ट्रिपल पी मोड पे वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़। ये जो बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, ये है शशि थरूर की बुक। तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पी बुक किसकी है, शशि थरूर की। अब यहाँ पर यूएपी में सेक्शन है सेक्शन 43D(5). ये बात करता है कि जो ग्रांट ऑफ बेल है उसमें रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, तो विच डील्स विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांट ऑफ बेल। तो यहाँ पर पिटीशन गई है जिसमें ये बोला गया है जो सेक्शन 43D(5) है इसको आर्बिट्री है पूरी तरीके से, और इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वॉयलेट करता है। तो सेक्शन 43D(5) जो कि यूएपीए में बेल से डील करता है कि यहाँ पर जो बेल है ग्रांट ऑफ बेल नहीं होगा उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ग्लासगो पैक्ट था, तो ग्लासगो पैक्ट में यहाँ पर फेज़ आउट वर्ड था कि फेज़ आउट करना है कोल को, लेकिन इंडिया और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला कि फेज़ आउट करने को आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, आप यहाँ पर फेज़ डाउन कर दो। तो यहाँ पर फेज़ आउट को फिर डाइल्यूट करके यहाँ पर फेज़ डाउन कर दिया गया। तो बाकी कंट्रीज़ का ऐसा कहना है कि ये इंडिया की वजह से फेज़ आउट को हमें फेज़ डाउन करना पड़ा, तो अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर डाइल्यूटिंग COP26 कोल रेफरेंस। तो इंडिया ने ये बोला कि हमें अनफेयरली ब्लेम किया जा रहा है। तो इंडिया ऑन वेंसडे सेड इट वाज बीइंग अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर गेटिंग अ रेफरेंस टू अ फेज आउट, क्योंकि ये जो फेज आउट की हमने बात की है कि इसको फेज आउट से फेज डाउन करना है, इससे पहले यूएस और चाइना ने एक बार ये बात की थी कि हम फेज डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो अमंग अदर थिंग्स द जॉइंट स्टेटमेंट दैट द चाइना विल फेज डाउन कोल कंजम्पशन ड्यूरिंग द 15th 5-year प्लान। तो यहाँ पर पहले बात हुई थी जिसमें चाइना ने बोला था कि हम फेज डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये वहाँ पर यूज़ हो रहा था, इंडिया ने बस उस टर्म का समर्थन किया। इंडिया ने नहीं बोला कि आप फेज आउट करके फेज डाउन कर लो, बस वहाँ पर फेज डाउन करने की बात हो रही थी तो इंडिया ने वहाँ पर समर्थन किया है। और अगर ये कंट्रीज इंडिया की इतनी ही बात मानते तो इंडिया ने और भी यहाँ पर सुझाव दिए थे, तो उन सुझावों को भी मानना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स द कोल फेज आउट इंडिया हैड ऑब्जेक्टेड टू द प्रोविजन आस्किंग फॉर एनहेंसमेंट ऑफ करंट मिटिगेशन एफर्ट्स। तो यहाँ पर बात की जा रही थी कि जो मिटिगेशन एफर्ट्स उनको एनहेंस करने की बात की जा रही थी, लेकिन इंडिया ने बोला था कि मिटिगेशन एफर्ट्स को अब तभी एनहेंस करो जब यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस आना शुरू हो जाए। तो इंडिया की ये बात तो नहीं मानी गई, तो इंडिया हैड ऑब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस आस्किंग फॉर एनहेंसमेंट ऑफ करंट मिटिगेशन एफर्ट्स फ्रॉम एवरीवन विदाउट एनी एक्टिव मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर रेजिंग द एम्बिशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तीसरी बात ये यहाँ पर बात की जा रही थी कि हर साल यहाँ पर आपको नए एनडीसी सबमिट करने पड़ेंगे। तो द थर्ड थिंग इंडिया डिसएग्रीड विद द ऑफिशियल सेट वाज a directive for all countries to submit their nationally determined contributions every year। तो इंडिया ने तो फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के अगेंस्ट बोला था कि यहाँ पर इसको चेंज किया जाना चाहिए। द गैप बिटवीन कोल, इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हमारी अभी भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से ही होती है और अभी भी हमने कोल यूज़ पीक नहीं किया। हमारा कोल यूज़ पीक 2030 में जाकर होगा और आप अभी से हमें बोल रहे हो कि हम कोल को फेज आउट कर दें। तो इंडिया हैज़ नॉट peaked yet in coal based electricity generation and we will need some coal production till 2030 in order to meet our demands। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम ट्रांजिशन अपने पेस के ऊपर ही तो करेंगे। और दूसरी बात ये यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो कोल से अब ऑयल और गैस के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर फॉसिल फ्यूल्स के एलिमिनेट करने की बात की जा रही है तो आप सिर्फ कोल को ही क्यों टारगेट करो? अगर फॉसिल फ्यूल्स एलिमिनेट करना तो आप ऑयल को भी एलिमिनेट करो, गैस को भी एलिमिनेट करो। तो नहीं, उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि उसको डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं। तो द गैप बिटवीन कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। फॉर दैट मैटर ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर बैड। अगर वैसी ही बात हो तो सारे फॉसिल फ्यूल बैड्स हैं। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑयल और गैस के ऊपर शिफ्ट होगा तो ऑयल और गैस के बारे में तो कोई बात नहीं की जाती है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि कोल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है तो सिर्फ कोल की बात की जाती है। आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो करतारपुर कॉरिडोर उसको वापस से खोल दिया गया है। तो करतारपुर कॉरिडोर इज़ अ वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग एंड कॉरिडोर। तो वीज़ा फ्री यहाँ पर जो पिलग्रिम्स है, सिख पिलग्रिम्स है, वो यहाँ पर पाकिस्तान जा सकते हैं। तो कनेक्टिंग गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान विद द बॉर्डर विद इंडिया। तो यहाँ पर जो इंडिया से हैं वो तो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो इंडियन पिलग्रिम्स तो पाकिस्तान जा सकते हैं जो कि गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान है वहाँ तक। लेकिन जो पाकिस्तान के पिलग्रिम्स है वो इंडिया की साइड नहीं आ सकते, जो कि यहाँ पर डेरा बाबा नानक है। तो उनके यहाँ पर आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो हाउएवर पाकिस्तानी सिख्स आर अनेबल टू यूज़ द बॉर्डर क्रॉसिंग
क्रॉसिंग एंड कांट एक्सेस देरा बाबा नानक ऑन द इंडियन साइड विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग एन इंडियन वीज़ा। तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के लिए लोगों को वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मेघना पचेरी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू प्लान्स फॉर एंड रुपीज़ 800 करोड़ रिवैम्प बाय द स्टेट गवर्नमेंट द टेम्पल्स आउटर वॉल। तो यहाँ पर जो टेम्पल की आउटर वॉल है पूरी टेम्पल की, तो उसको यहाँ पर मेघना पचेरी बोला जा रहा है, जिसका पेरिफेरल एरिया लगभग 75 मीटर का होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी प्रदक्षिणा पथ तो आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पर पाथ ऑफ सर्कमएम्बुलेशन होता है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एनएसए ने कुछ बातें बोली थी कि मिलिट्री वॉरफेयर लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो अब एक 4th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हो गया, जहाँ पर सिविल सोसाइटी जो है कोशिश करेगी कंट्री को तोड़ने की। लेकिन सारी सिविल सोसाइटीज़ ऐसी नहीं होती, कुछ सिविल सोसाइटीज़ के रेफरेंस में यहाँ पर बोला गया था, लेकिन ये जो आर्टिकल है बहुत ही नेगेटिव टोन में लिखा गया है। तो ही टोल्ड द न्यू पुलिस ऑफिसर्स, तो यहाँ पर जो एनएसए अजित डोवाल सर हैं उन्होंने बोला था द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर वॉट यू कॉल द 4th जनरेशन वॉरफेयर इज द सिविल सोसाइटी। जो वॉर्स हैं बेसिकली यहाँ पर जो मिलिट्री वॉर्स हैं वो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गए, क्योंकि उससे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको अचीव करने में अनसर्टेनिटी रहती है, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अनअफोर्डेबल होते हैं, और उनके आउटकम्स को लेकर अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ पर जो 4th जनरेशन वॉरफेयर है वो सिविल सोसाइटी को, तो सिविल सोसाइटी जो है वो सबवर्ट करने की कोशिश करेगी, सबॉन्ड करने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर जो कंट्री है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेगी, ताकि जो इंटरेस्ट नेशन के वो हर्ट हो जाए। एंड यू आर देयर टू सी, तो यहाँ पर आईपीएस को बोला था कि आप यहाँ पर देखने को लिए हो कि ये जो इंडिया जो भी है पूरी तरीके से वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी आर्टिकल के अगेंस्ट में बोला गया है कि सिविल सोसाइटीज़ को यहाँ पर ऐसे नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 4th जनरेशन की बात की गई, जहाँ पर ये बोला गया जो सिविल सोसाइटी बेसिकली वो कंट्री को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर सारे सिविल सोसाइटीज़ को रेफर नहीं किया गया था, कुछ सिविल सोसाइटीज़ को रेफर किया गया था। अब लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल फ्यूचर, द मोस्ट बेसिक इज द डिवाइड बिटवीन द डिजिटल हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो यहाँ पर डिजिटल हैव और हैव नॉट्स की प्रॉब्लम तो है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोल दिया ठीक है हम लैपटॉप्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके अलावा हम यहाँ पर फ़ोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ आप एक जो प्रॉब्लम है उसका सिम्टम ठीक कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को ठीक नहीं करो, डिजीज़ को ठीक नहीं करो। डिजीज़ ये नहीं है कि उनके पास लैपटॉप्स और फोन्स नहीं है, डिजीज़ ये है कि यहाँ पर डिजिटल डिवाइड है, यहाँ पर एजुकेशन का कमोडिफिकेशन हो चुका है, एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो चुका है। जो आज की नॉलेज इकॉनमी है, तो आज नॉलेज एक कमोडिटी बन चुकी है, जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। तो अब इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो इंडियन एजुकेशन सेक्टर हैज़ बीन अंडरगोइंग एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम देख रहे हैं कि हर स्पेक्ट्रम में आपको बच्चे मिलेंगे जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट का एनरोलमेंट बढ़ा है। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स, उनको ये बात समझ आ गई कि उनको अपने बच्चे स्कूल भेजने पड़ेंगे, तभी उनकी मोबिलिटी हो सकती है। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कंसिडर एजुकेशन एन एश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोबिलिटी। तो पहले जो मोबिलिटी मानी जाती थी कि अगर आपको अपवर्ड मोबिलिटी करनी है तो आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो सिर्फ मिडिल क्लास ऐसा सोचता था कि अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है अगर हमें अपवर्ड मोबिलिटी करनी है। लेकिन अब यहाँ पर जो अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम कोई भी क्लास हो वो यही सोचता है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम जो है अपवर्ड मोबिलिटी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो नॉलेज है वो अब एक कमोडिटी बन चुका है। नॉलेज की कमोडिटी बनने की वजह से यहाँ पर कमर्शलाइजेशन हो रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा उसको वेलकम करना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन में जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे पहले वैल्यूज़ होती थी हार्ड वर्क की, तो वैसी वैल्यूज़ ना होकर आज जो वैल्यूज़ होनी चाहिए एजुकेशन में वो होनी चाहिए क्वालिटी, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, इनोवेशन। तो मस्ट रिप्लेस ओल्डर वंस। जैसे ओल्डर वंस यहाँ पर एजुकेशन में यहाँ पर वैल्यूज़ थे डिसिप्लिन, ओबीडियंस, हार्ड वर्क, रिस्पेक्ट, कंप्लाइंस, एलिजेंस। तो इसको बदल के यहाँ पर मॉडर्न वैल्यूज़ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब समय बदलता है और सिचुएशन बदलती है, सोसाइटी चेंज होती है, तो उसके तहत यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। द डिजिटल इनक्वालिटी इन इंडियन एजुकेशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न। तो डिजिटल इनक्वालिटी तो है, डिजिटल डिवाइड भी है, और ये डिजिटल डिवाइड एजुकेशनल नहीं है बल्कि सोशियो इकोनॉमिक है। यहाँ पर जो आर्टिकल 21 ये बात करता है कि राइट टू एजुकेशन देना है 6 से 14 साल के बच्चों को, तो बेसिकली ये जो 6 से 14 साल है इसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, तो इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए टू ऑल सेक्टर्स एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो कॉस्टली है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डिमांड कांट बी कटेड। अब यहाँ पर इंक्लूसिवनेस हो रही है एजुकेशन को लेकर, यहाँ पर हर इंसान, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही में यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन कॉस्टली भी है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर 5 सोल्यूशंस बताए। पहला ये कि आप बजट एलोकेशन बढ़ा दो। जहाँ पर आप बात करते हो कि 6% ऑफ जीडीपी हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, तो बेसिकली आप स्टार्ट कर दो 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना। दूसरी बात, यहाँ पर एजुकेशन को सेंटर पर रखो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, कि हर चीज़ यहाँ पर एजुकेशन के अलॉन्ग यहाँ पर रिवॉल्व होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर जो आप CSR जो भी फंड्स आते हैं CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको तो आप एजुकेशन के लिए यूज़ करो ही करो। साथ ही यहाँ पर
जो भी यहाँ पर कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ऑल स्पेशल कंसेशंस और इंसेंटिव्स दो ताकि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। 3. रिक्वायर पेशेंट्स टू पे फॉर एजुकेशन रिक्वायर पेरेंट्स टू पे फॉर एजुकेशन बाई रैम्पिंग अप देयर इकोनॉमिक बेस। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं अगर और उनका इकोनॉमिक बेस रैम्प अप होगा तो अपने आप ही वो एजुकेशन में खुद से खुद इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो डाइस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको भी लाने की कोशिश करो। तो एजुकेशन आज चैरिटी का क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर ठीक है चैरिटी के नाम पर कर दिया, नहीं, एजुकेशन आजकल के बच्चों का राइट है तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो। तो उस आर्टिकल में यही बताया गया जो नॉलेज है वो कॉमोडिफिकेशन हो चुका है नॉलेज का, जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो एजुकेशन जो महंगी हो गई है उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने कुछ सोल्यूशंस बताए हैं कि CSR के थ्रू फंड्स लेकर आप और भी तरीके से फंड्स ले सकते हो। तो यहाँ पर जो भी कॉर्पोरेट फंड्स देगा तो उसको आप कुछ स्पेशल कंसेशंस और इंसेंटिव्स दे सकते हो। बाकी यहाँ पर पेरेंट्स को अपना इकोनॉमिक बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। बाकी आपको बजट एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मॉडर्न वैल्यूज़ है वो इम्बाइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ओल्डर वैल्यूज़ है उनको रिप्लेस करने का समय आ चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है तो उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल है। तो फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम रख दिया मेटा। मेटा का हिब्रू में मतलब होता है डेड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस यहाँ पर दिया है तो कभी पूछ लिया जाए। तो मेटा मीन्स इन हिब्रू इज डेड। अब इन पर्टिकुलर हमें फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट से क्या पता चला है, ये पता चला है कि जो भी सोशल हार्म्स हो रहे हैं फेसबुक से, फेसबुक उनको लेकर कुछ नहीं कर रहा। तो इन पर्टिकुलर इट नोज दैट इट एफर्ट्स टू लिमिट द सोशल हार्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म आर मिनिस्कल कंपेयर टू द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर यहाँ पर जो फेसबुक के एक्शन है वो कुछ भी नहीं है। अब फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो इसी तरीके से डिज़ाइन होता है जो यहाँ पर यूज़र वो बहुत टाइम तक यहाँ पर स्क्रीन से अटैच रहे, टू इंश्योर दैट यूजर्स स्पेंड आवर्स टाइड टू द स्क्रीन इन द पाम ऑफ देयर हैंड्स। तो बेसिकली वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं जो यूज़र वो अटैच रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हेट कंटेंट है वो उसको फ्लैग नहीं करते हैं, क्योंकि जो हेट कंटेंट होता है उसका जो व्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फेसबुक इज अवेयर दैट द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विल इनएविटेबली लीड टू द कॉस्ट टू अदरवाइज अवॉइडेबल सोशल हार्म्स। तो फेसबुक को पता है जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो ऐसा है, जो इंसान है वो स्क्रीन से बहुत टाइम तक लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोशल हार्म्स तो होने ही वाले। फेसबुक को ये बात पता है, लेकिन उसके बाद भी फेसबुक कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि फेसबुक का जो मेन मोटो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हार्म रिजल्ट्स एक और चीज़ की वजह से वो ये है कि फेसबुक के पास जो लैंग्वेजेस को लेकर यहाँ पर ह्यूमन डिप्लॉयमेंट है वो बहुत कम है। जैसे फेसबुक हिंदी में यहाँ पर जो कंटेंट उसको फ्लैग नहीं कर पाता है, इसके अलावा बंगाली में कंटेंट को फ्लैग नहीं कर पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेसबुक को बहुत पहले से पता है। तो इट विल टेक मोर टाइम देन रीब्रांडिंग। तो यहाँ पर फेसबुक को अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज से बचना है तो सिर्फ रीब्रांडिंग से काम नहीं करेगा, फेसबुक को अपने काम करने का तरीकों को बदलना पड़ेगा। अब जैसे हम जब डिवाइसेस को अपने चलाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी सर्च करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, अगर आप थोड़ा राइट लीनिंग हो और आप राइट की कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो तो उसके बाद आपको सारी राइट लीनिंग यहाँ पर वो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको वही कंटेंट शो करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो आपका सोशल बिहेवियर को कैप्चर कर रहा है। तो दोज डिवाइसेस कैप्चर इमेंस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट आर इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ये जो डिवाइसेस हम इनको यूज़ करते हैं ये हमारा बिहेवियर को यहाँ पर कैप्चर करते हैं। उसके बाद हमें टारगेटेड एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, जो भी हम कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं सेम वही कंटेंट दिखाने लगते हैं। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर सर्विलांस हो रहा है, हमारी यहाँ पर जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो सम ऑफ दिस वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग। उसके बाद पेगासस स्पाईवेयर है जो कि यहाँ पर लोगों की चैट्स पढ़ लेता है एज सिटीजन्स एज इंडिविजुअल्स इन आवर फैमिलीज। तो ये हमारे लिए मैटर करना चाहिए कि हमारे ऊपर एक तरीके का सर्विलांस हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें सर्विसेज चाहिए, हमें इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, हमें सोशल मीडिया सर्विसेज चाहिए, लेकिन उसकी कीमत ये नहीं होनी चाहिए कि आप हमारा डेटा कैप्चर करो। तो वी वॉन्ट ऑल द सर्विसेज विदाउट समबडी वॉचिंग आवर एवरी मूव, वेदर टू कंट्रोल अस और टू सेल अस टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स। यहाँ पर पुट्टास्वामी जजमेंट में भी बोला गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी वो एक फंडामेंटल राइट है। तो पुट्टास्वामी जजमेंट आपको पता होना चाहिए। बट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, तो अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि हमारे ऊपर यहाँ पर स्टेट सर्विलांस ना करे, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो हमारे ऊपर सर्विलांस ना करे, तो उसके लिए एक लॉ की ज़रूरत है। अब लॉ कैसे आएगा, जब यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाएगा। तो ये हमारा एक इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए कि हमारी जो प्राइवेसी है उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो द पीपल मस्ट यूज़ देयर पावर टू मेक लॉज टू प्रोहिबिट द बिजनेस मॉडल ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म। तो किसी भी तरीके से सर्विलांस नहीं होना चाहिए, और वो सर्विलांस तभी रुक सकता है जब लोग इसको एक मुद्दा बनाए, वो इलेक्शन में इस मुद्दे को उठाएं कि हमारा ये मुद्दा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से सर्विलांस नहीं होना चाहिए। तो वी नीड द रिच सर्विसेज ऑफ द 21st सेंचुरी इंटरनेट। तो हमें 21वीं सदी की जो सेंचुरीज की जो सर्विस है वो हमें चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको मॉनिटर करोगे। तो ये बहुत बड़ा प्राइज़ है अगर आप ले रहे हो।
द प्रॉमिस ऑफ द न्यू कॉड, अब एक नए कॉड बनने की आशंका है कि इंडिया, यूएस, इजराइल, यूएई का एक नया कॉड हो सकता है, जिसमें बात की गई है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करेंगे। तो ऑथर ने बोला जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है वो 3 टेक्नोलॉजी पे होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो 3 टेक्नोलॉजी है वो है क्वांटम साइंस, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग। तो जो स्टार्टअप कम्युनिटी है यूएस, इजराइल और यूएई ने बेसिकली वो बहुत एडवांस रिसर्च पे पहुंच चुके हैं 3D प्रिंटिंग की, अब हमें भी पहुंचने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, जिसमें यहाँ पर जो यूएई है उसने यहाँ पर इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। तो अब्राहम अकॉर्ड्स पता होने चाहिए, 3 टेक्नोलॉजी पे काम करना है, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी और यहाँ पर 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन। बाकी जो 3D प्रिंटिंग उसमें इजराइल तो काफ़ी आगे निकल गया है। इजराइल ने लीड लेता है मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 40% ऑफ द 3D प्रिंटर्स। तो जो 3D प्रिंटर्स वर्ल्ड वाइड यहाँ पर हैं 40% वो इजराइल में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। विद द ब्रेक नेक स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो यूएस हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा आगे रहता था, लेकिन अब चाइना उसको पूरी तरीके से यहाँ पर कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो चाइना ने बहुत सारे डोमेस्टिक फ्लैगशिप इनिशिएटिव सिल्वर रशिया के साथ बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के लिए। तो अब इंडिया को भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें ये जो कोऑर्डिनेशन का ग्रुप हम बनाएंगे, तो इन कोऑर्डिनेशन में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होना चाहिए। मेनली 3 पे तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और यहाँ पे 3D प्रिंटिंग। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेवी का गोल है कि 170 वेसल्स होने चाहिए उसके फोर्स में 2027 तक, और एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी होना चाहिए। तो नेवीज गोल्स फॉर 170 वेसल्स इन इट्स फोर्स बाय 2027 हैज सफर डिलेस, लेकिन अब यहाँ पर टारगेट अभी तक वही है कि 2027 तक हमारे पास 170 वेसल होने चाहिए। शिप्स और सबमरीन सबको मिला के अभी देखा जाए तो 130 है, लेकिन हमें 170 तक ले जाना है। यहाँ पर विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला की बात की है। तो INS वेला क्या है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, और INS विशाखापट्टनम क्या है, क्लास डिस्ट्रॉयर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जब 1996 में तालिबान ने टुक ओवर किया था, तो पाकिस्तान पहला नेशन था जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया था। पर इस बार पाकिस्तान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा है? तो पाकिस्तान इसीलिए नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरी तरीके से ये डेट ट्रैप में, लगभग $100 बिलियन तो इसके ऊपर डेट है। तो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर ये तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करके यहाँ पर जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनको यहाँ पर गुस्सा करते। तो in 1996, when the Taliban first took over Afghanistan, Pakistan was the first country to recognize their government. However, this time around the Pakistan economy is faltering और लगभग $100 बिलियन का डेट है। तो वो नहीं चाहता है जो इस्लामाबाद है अपनी ऐसी हरकतें करके यहाँ पर जो वेस्ट है उसको इन्फ्यूरेट कर दे। तालिबान गवर्नमेंट का ये कहना है कि 3rd मिनिस्टेरियल मीटिंग होगी तो उसमें लोग तालिबान को भी इन्वाइट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि 3rd यहाँ पर मिनिस्टेरियल मीटिंग होगी तो यहाँ पर तालिबान को भी बुलाया जाएगा। तो तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल विल बी इनवाइटेड टू द 3rd मिनिस्टेरियल मीटिंग लाइकली टू बी हेल्ड इन चाइना अर्ली नेक्स्ट ईयर, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। अब तालिबान ने यूएस को बोला है कि जो भी आपने अफगानिस्तान के असेट्स को फ्रोज कर रखा है वो हमें वापस दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखी है। तो तालिबान ऑन वेंसडे अर्ज द यूएस कांग्रेस टू ईज सैंक्शंस, और यहाँ पर जो भी अफगानिस्तान के एसेट्स है वो दे दिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वहाँ पर इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी यूएस के एनएसए ने ये बोला है कि जो भी यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर बात की गई थी कि आर्म्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके की आर्म्स रेस शुरू हो गई। जो चाइना है वो न्यूक्लियर और मिसाइल बिल्डअप कर रहा है, अगर चाइना करेगा तो यूएस भी करेगा, जिसकी वजह से एक आर्म्स रेस डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आर्म्स रेस को रोका जा सके। अब यूएस ने वेंसडे को डेजिग्नेट किया बहुत सारे नेशंस को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, कि इन कंट्रीज़ में यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो वायलेट हो रहा है, और इनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डिमार्केट किया है। तो उसमें ईरान, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार है। इसके अलावा कुछ एंटिटीज़ को भी यहाँ पर डिमार्केट किया है, एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो उसमें है शाबाब, बोको हरम, हयात, हाउदीज़, ISIS। तो ये सब है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर और भी अनाउंस किया गया है जहाँ पर सीवियर वॉयलेशन हो रहा है रिलीजियस फ्रीडम को, और उनको यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखा गया है। तो उसमें अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा एंड निकारागुआ। तो ये जो निकारागुआ कंट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, 2-3 दिन से काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप इसकी लोकेशन देख लेना, बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में फॉल होता है, ये कहाँ पर है और इसकी करेंसी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। निकारागुआ। स्विट्जरलैंड में अब सेम सेक्स मैरिज बेसिकली अलाउ तो पहले ही हो गई थी, यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया था, लेकिन उसके लिए लॉ भी आ गया है। तो स्विट्जरलैंड एग्जीक्यूटिव बॉडी अनाउंस वेंसडे दैट सेम सेक्स कपल्स कैन गेट मैरिड स्टार्टिंग ऑन जुलाई 1 नेक्स्ट ईयर। इंडिया में अभी सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, भले ही हमारे यहाँ डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। बाकी कोविड्स इंपैक्ट ऑन लर्निंग, तो ये हमने पढ़ लिया असर रिपोर्ट के बारे में। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो कि यहाँ पर प्रथम निकलता है। तो हेडलाइन नंबर से हमें ये पता चल रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर शिफ्ट है वो ज़्यादा हो गया, जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर चुके हैं। बाकी ट्यूशन डिपेंडेंट बच्चे बढ़ चुके हैं, और ट्यूशन डिपेंडेंट वो बच्चे ज़्यादा बढ़े हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो लो एजुकेशन कैटेगरी में फॉल होते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने भी ये बात पाई थी, जो बच्चे हैं बेसिकली
वो चीज़ें भूल चुके हैं, जिसकी वजह से वो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द रिसेंट नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, टीचर्स एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स अक्रॉस द कंट्री रिपोर्टेड दैट प्राइमरी ग्रेड किड्स स्ट्रगल टू मेक सेंस ऑफ क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से प्रोसेस से बाहर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बात पर वापस से फोकस करने की ज़रूरत है। सिल्वर लाइनिंग यही है, द रिपोर्ट कैप्चर्ड अ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो ड्रॉप आउट है वो कम देखा गया है, क्योंकि 15 से 16 साल में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। लेकिन असर रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि 15 से 16 साल के बच्चों में इतना ड्रॉप आउट नहीं देखा गया है। अब यहाँ पर 10 ट्राइबल म्यूजियम्स खोले जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर खुल गया रांची में भगवान बिरसा मुंडा का, बाकी और भी यहाँ पर खोले जाएंगे। एक तो राजपीपला इन गुजरात, लबास्किनी इन आंध्र प्रदेश, रायपुर इन छत्तीसगढ़, कोझिकोड इन केरला, छिंदवाड़ा इन मध्य प्रदेश, हैदराबाद इन तेलंगाना, तमेंगलोंग इन मणिपुर, केलसी इन मिजोरम एंड पोंडा इन गोवा। तो ये 10 ट्राइबल म्यूजियम्स खोले जाएंगे। बाकी यहाँ पर 26 करोड़ का म्यूजियम जो रायपुर में खोला जाएगा वो यहाँ पर डेडिकेटेड होगा वीर नारायण सिंह को। बाकी यहाँ पर लंबास्किनी में जो म्यूजियम खोला जाएगा वो कमेमोरेट करेगा अलूरी सीताराम राजू को। फिर म्यूजियम इन कोझिकोड विल सेलिब्रेट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लेड बाई थलाकल छांतू। और जो पीएम है इन सबका फाउंडेशन रखेंगे। आई होप आपको जब ये पूरा एकदम डिटेल में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा म्यूजियम खोला है, तो जब भी खुलेगा तो उसके बाद इनॉग्रेशन होगा तो वो न्यूज़ में आएगा, एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर राजस्थान का एक एक्ट है जिसका नाम है राजस्थान कैमल प्रोहिबिटिंग ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट्स एक्ट 2015। तो ये बैन करता है कि यहाँ पर कैमल का स्लॉटर नहीं होगा, और कैमल को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात की गई है, रायका और रायबारी कम्युनिटी, जो कि कैमल हर्डिंग कम्युनिटी है मोस्टली इन राजस्थान। जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है कि पोजीशन सेल और ट्रांसपोर्ट नहीं होगी फॉर सेल। और इसके अलावा यहाँ पर परमिशन लेनी है अगर एक्सपोर्ट के लिए या फिर कहीं ले जाने के लिए, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट मे इशू स्पेशल परमिट फॉर द टेम्पररी एक्सपोर्ट ऑफ कैमल्स। और जिसकी वजह से जो फेयर है यहाँ पर ले जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो परमिशन वो आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि रेड टेपिज्म तो होता ही है ब्यूरोक्रेसी में। तो रायका और रायबरी पीपल का यही कहना है कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से जो परमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कैमल्स को वो बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। परमिशन टू ट्रांसपोर्ट कैमल्स आउटसाइड द स्टेट ऑफन टेक्स मंथ्स। और यहाँ पर जो एक्ट लाकर इन्होंने बात की है कि ये लोग कैमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, तो डेटा से ऐसा नहीं लगता है जो कैमल से वो कंजर्व हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो था राजस्थान में वो 2019 में ये शो कर रहा है कि लगभग 2.12 लाख कैमल्स इन द स्टेट, सिग्निफिकेंटली फ्यूअर देन 3.2 लाख। तो 2012 में जहाँ पर 3.2 लाख यहाँ पर कैमल्स थे, तो अब सिर्फ 2.12 लाख कैमल्स रह गए हैं। तो यहाँ पर जो लॉ लेकर आए हैं, और लॉ के बाद ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर जो कैमल्स है वो कंजर्व होंगे, तो ऐसा होता वो कुछ दिख नहीं रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो यहाँ पर एनपीए वो बढ़ता जा रहा है। अब एनपीए इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, तो उसका एक रीज़न ये है कि आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की है कि एनपीए को आप तभी स्टैंडर्ड एसेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं जब यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट और पूरा प्रिंसिपल आ जाए, उसके बाद ही करेंगे। तो उसकी वजह से जो एनपीए वो ज़्यादा दिख रहा है। बाकी सेबी ने इन्वेस्टर चार्टर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। एक स्कोर्स है, तो ये बेसिकली सेबी का ही है। यहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल होता है, तो स्कोर्स ये आपको पता होना चाहिए स्कोर्स प्लेटफॉर्म किसका है। बाकी हॉटमेल के फाउंडर ने एक नया वीडियो ऐप बनाया है जिसका नाम है शो रील। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।